हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं CAIIB में पेपर नंबर 4 BRBL की तैयारी, जहां हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को काफ़ी क्लासेस में कर चुके हैं, है ना। एक एक कंसेप्ट को हमने समझा है। अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक्ट एक सेशन में कंप्लीट करें। जैसे आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुरू करेंगे and we will be able to complete it in next half an hour to 40 minutes. So stay with me and let's get going. ओके तो यह हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लासेस से मेंशन कर रही हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था पार्टनरशिप भी, बट इट वाज रीअपील्ड एंड लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप वाज आल्सो मेड अ सेपरेट एक्ट। सोगा और पार्टनरशिप पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट होते थे, बट रीअपील हुआ सोगा 1930 में और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट। यस, और हम सिंस सोगा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आइए पार्टनरशिप समझ लेते हैं। तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1930 पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। 1 अक्टूबर 1932 को आया था। टोटल 74 सेक्शंस हैं यहाँ पर। जैसे कि बताया मैंने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था ये एक्ट पहले। सो पार्टनरशिप की ज़रूरत क्या पड़ी है ना। जैसे मान लेते हैं नो आई एम मार्केटिंग एजेंसी, ओके, आई हैव अ मार्केटिंग एजेंसी, और लेट्स से आपके पास गुड इंटरनेट, गुड टेलीकम्युनिकेशन, गुड टेक्नोलॉजी, बेसिकली नॉट कम्युनिकेशन, गुड टेक्नोलॉजी वाला नो एज है। अब अगर हम दोनों पार्टनर्स होते हैं तो मेरा बेनिफिट आपको मिलेगा और आपका बेनिफिट मुझे मिलेगा। मतलब मेरे में जो कमी होगी वो आप फुलफिल कर पाएंगे, आप में जो कमी होगी वो मैं फुलफिल कर पाऊंगी। लेट्स से दो सिंगर्स हैं, ठीक है, अपने अपने डोमेन में गुड हैं, बट लेट्स से ये पॉप है और ये इंडियन म्यूजिक है, दोनों को कंबाइन करा जाए, अगर पार्टनरशिप कर ली जाए तो दोनों को एक दूसरे के बेनिफिट्स मिल पाएंगे, है ना। उसी तरीके से अगर ए में कुछ कमी है तो बी फुलफिल कर पाएगा, बी में कुछ फुल कमी है तो सी फुलफिल कर पाएगा। दिस इज एक्चुअली द एजेंडा बिहाइंड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से होता क्या क्या है, व्हाट हैपेंस इफ पीपल कम इन पार्टनरशिप, उन्हें एक दूसरे की एक्सपर्टीज मिल पाती है, एक दूसरे की स्किल से सीख पाते हैं, रिसोर्सेज यूज कर पाते हैं जो सामने वाले बंदे के पास है और आपके पास नहीं है। ओके, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर कर सकते हो, प्लस आपके ज़्यादा कैपिटल होगा। अगर मैं खुद अकेले बिजनेस कर रही हूँ तो ये आई हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ मनी, यहाँ पे भी अनलिमिटेड नहीं होगा, होगा उन्हीं लोगों में से जितने लोग पार्टनर्स हैं, है ना। बट आपकी रिस्क टेकिंग एपिटाइट भी बढ़ जाएगी एंड सो विल योर कैपिटल। ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल लुक और कम इनटू पार्टनरशिप। ठीक, अब अगर मैं बेसिक्स बताऊं, कुछ डेफिनेशंस बताऊं आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो सेक्शन 4 बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कि पार्टनरशिप क्या है, ठीक है, या पार्टनर्स क्या हैं, या फर्म क्या है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अब खाली मेरे अपने साथ तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, आई नीड पीपल, इट हैज टू बी एटलीस्ट 2 पीपल, कम से कम 2 लोग होने ही चाहिए तभी पार्टनरशिप बन पाएगी, ठीक है। जिन्होंने अग्री किया है किसी किसी रेशियो में, वो इक्वल रेशियो भी हो सकता है, वो अग्रीड अपॉन रेशियो भी हो सकता है, जिस रेशियो में वो अपने मुनाफे, अपने प्रॉफिट बांटने वाले हैं। अब हो सकता है सारे पार्टनर्स काम कर रहे हों, या हो सकता है कोई कुछ या कोई एक पार्टनर्स काम कर रहा हो ऑन बिहाफ ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। लेट्स से 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या महेश सर और मैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, महेश सर और मैंने पार्टनरशिप में आपके साथ JIB CIB प्रेप तैयारी करानी शुरू करी। अब let's say there is third person who wants to invest, who wants to come in as partner but does not want to work, so that can also happen. yes, हम 2 लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं, काम हम ही कर रहे हैं, we are acting for all of us. That person who is not working is still a partner if that is how we have agreed upon. अगर हमने ऐसे ही agree किया है तो
हो सकता है कोई पार्टनर काम ना करना चाहे। लेट्स से आप और मैं पार्टनर्स हैं, ठीक है, आपने कहा कि भाई देखो मेरे पास तो मेरी सरकारी जॉब है, मुझे बैंक जाना होता है, मैं पैसे दे सकता हूँ, बट मैं और कुछ काम नहीं करूँगा और मुझे हिस्सा भी चाहिए मेरे जो मुनाफा आप कमाओगे, ठीक है। तो इस केस में आप एक स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको वहाँ लेकर जा नहीं रही हूँ, ठीक है। Therefore, the relation under a partnership arise from a contract and not from status. Not from status का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं एक मिस्टर शर्मा है, ठीक है। मिस्टर शर्मा के दो बेटे हैं, एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। अब इनका जो बिजनेस है वो लेट्स से है एक जूतों का बिजनेस है। ही हैज अ मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से ऑफ शूज। अब इन दोनों ने ये बिजनेस ज्वाइन किया। अब क्या ये पार्टनर हो गए राम और श्याम? नहीं, दे आर नॉट पार्टनर्स, क्योंकि ये नए बिजनेस में काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टेटस। लेट्स से फॉर एग्जांपल अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हैं। समझ में आया आपको? तो हर एक वर्ड का लॉ में मतलब होता है, इसलिए मुझे कभी कभी थोड़ी डिटेल में जस्ट फॉर वन लाइन जाना पड़ता है, ठीक है। बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि ऐसे ही आपको केस स्टडी बना के एग्जाम में दे दी जाएगी, बट ऑल्सो फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। यस, लॉ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। अब कंसिक्वेंटली द मेंबर्स ऑफ HUF कैरिंग ऑन फैमिली बिजनेस एज सच, or Burmese Buddhist husband and wife carrying business as such are not partners in such business. Why? Because वो business में वो business create हुआ है out of status and not of an agreement. मान लेते हैं अब यही राम श्याम पापा का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अलग से कुछ इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया है, yes, then it is not coming from status, it is not coming out of Hindu undivided family. यस, आई होप इट इज ऑल क्लियर। सेक्शन 4 हम यहाँ पर याद करेंगे। अब मान लेते हैं तीन पार्टनर्स हैं, बाबू भैया, ठीक है, ये कौन है, राजू और श्याम, घनश्याम है वैसे इनका नाम, ठीक है। इन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी, ठीक है, बाबू भैया है नहीं, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करी BRS एंड एसोसिएट्स। अब मान लेते हैं इन्होंने अग्री किया कि सब पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनरशिप में काम करेंगे, थम्स अप है। राजू ने कहा नहीं, मैंने आइडिया लेके आया तो 40% मेरा है और 30% आप दोनों डिवाइड कर लीजिए, दैट कैन ऑल्सो बी ओके। बट देन इन सब पे जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी अग्रीमेंट हो रहा है, उस सबको म्यूचुअली अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर म्यूचुअल कंसेंसस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। यस, ठीक है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप फर्म के या पार्टनरशिप के, नॉट एग्जैक्टली फर्म बट पार्टनरशिप, यहाँ पे कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। मेरे खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। द पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर्ड अपॉन बाय ऑल पर्संस कंसर्न, स्टेटस से नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। यस, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सम बिजनेस। मान लेते हैं आपने और मैंने, ऐसे वी आर फ्रेंड्स, हमको एक अच्छी डील मिल रही थी, हमने अपनी फैमिली के लिए एक स्विमिंग पूल ले लिया और आधे आधे पैसे कर लिए, ठीक है। अब क्या हम इसे बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, अपनी फैमिली अपने खुद के कंजम्पशन के लिए स्विमिंग पूल यूज कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप हुआ? नहीं। बिजनेस करेंगे तभी पार्टनरशिप है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम अगेन यू एंड मी आर फ्रेंड्स, हम जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी चलाते हुए हमें दिखा एक कार्ट पर बहुत बढ़िया आम थे, ठीक है। वो आम लेट्स से 20-30 kg मैंगो थे। हमने वो कहा कि अरे यार बहुत बढ़िया मैंगो, हम किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ लेते चले जाएंगे, सब लोग को मतलब गिफ्टिंग भी हो जाएगी, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी यूज हो जाएगा। अपन ने 30 kg मैंगोज ले लिए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपीज, जस्ट अ नंबर, ओके। अब हमने इस पे 3000 को आधा आधा बांट के 1500 कर लिया, बट क्या ये बिजनेस है, पार्टनरशिप है? क्या ये बिजनेस हुआ? नो। क्या, एंड देयरफॉर ये पार्टनरशिप भी नहीं हुआ। डू आई मेक माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर?
ओके, द अग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स ऑन द बिजनेस। मान लेते हैं अगेन बिजनेस नहीं है तो प्रॉफिट की कहानी नहीं आती है। अगर सेम हमने स्विमिंग पूल लिया और हमें प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है, हमको हम अपने पर्सनल काम के लिए कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस नहीं है हमारा। अब हो सकता है बिजनेस करते हुए लॉस हो जाए, बट हमारा एजेंडा तो प्रॉफिट है ना, मोटिव तो प्रॉफिट है, ओनली देन इट बिकम्स पार्टनरशिप, एल्स नो। The business must be carried on by all or any one of them acting for all. I have, I think, already explained you this in quite details, so I'm assuming that you know this fact already. ठीक, अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एक टॉपिक है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हूँ। हम स्मार्टली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक्चुअली जो हमारी किताब में दिया है, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, बट जो हमारी बुक में दिया है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। 3 तरीके की पार्टनरशिप के बारे में हमारे कंटेंट में बात हुई हुई है। कौन कौन से 3 पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या मतलब है इन तीनों पार्टनरशिप का, आइए एक एक करके समझ लेते हैं। पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब यहाँ पे कोई वसीयत नहीं है, विल का मतलब है मर्जी। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, इन्होंने कहा ऐसा है, अभी तो हम फ्रेंड्स हैं बट हमने सुना है कि फ्रेंड्स जब बिजनेस करते हैं तो उनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है ना, एंड वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। अगर यहाँ पर कोई भी जना पार्टनर छोड़ के जाना चाहे तो वो नोटिस दे, जैसे हम जॉब में नोटिस देते हैं 15 दिन 30 दिन व्हाट्सोएवर, जो भी हम लिखेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने एग्रीमेंट में, और हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। मर्जी से चलेगा जब तक मर्जी है, फिर नोटिस देके हम इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड मतलब लेट्स से 1 ईयर तक पार्टनरशिप चलाएंगे, फिर जरूरत लगेगी तो रिन्यू कर लेंगे वरना दोबारा खोल लेंगे, बट द फिक्स टेन्योर इज फिक्स्ड हियर। एक्चुअली जब मैं बेयर एक्ट उठाती हूँ तो वहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप में 2 आर्म्स दिए हुए हैं, एक है फॉर पर्टिकुलर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट IIBF हमारी किताब मैकमिलन की उठाते हैं तो वहाँ इसको इसी तरीके से दे रखा है, तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं अगेन जैसे हमारी बुक कह रही है। फिक्स पीरियड भी हो गया और पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड सॉरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोले तो मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, इन्होंने कहा कि हम पार्टनर रहेंगे जब तक ये रोड बन रहा है, लेट्स से ये रोड खत्म, ये प्रोजेक्ट डन, पर्टिकुलर थिंग डन, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। तो हमारे पास 3 तरीके के टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े हैं हमने, टाइप्स ऑफ पार्टनर नहीं पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं। कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस में नॉमिनल पार्टनर के बारे में बातचीत करिए जो मैं समझाऊंगी, बट उससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ध्यान ये रखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर 2 अलग अलग बात होती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं जो हम कोशिश करेंगे अब्जॉर्ब करने की, जैसे हमने पीछे सेक्शन 4 में पार्टनरशिप फॉर्म को समझा, उसी तरीके से हम सेक्शन 9 के अंदर डालने वाले हैं। क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स की, जनरल ड्यूटीज समझ रहे हैं पार्टनर्स की। ओके, अ पार्टनरशिप इज प्राइमरली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रमई फिदई, मतलब गुड फेथ। जो काम करेंगे गुड फेथ में करेंगे, ये नहीं कि no there is no I've been given some responsibility और मैं नो किसी को अपने पार्टनर्स को धोखाधड़ी से कुछ काम कर रही हूँ। अगर मेरे को काम दिया गया है तो इन द बेस्ट बेनिफिट काम करूंगी, और ये बात पे बाकी सब लोग ऐसा ही विश्वास करते हैं, ऐसे ही मैं बाकी सब लोगों पे विश्वास करती हूँ। ठीक है, सेक्शन 9 बोलता है ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स के बारे में। फॉर जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, क्या है जनरल ड्यूटीज? बाउंड टू कैरी बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी और सी। सी को बोला कि जाओ बाजार से ना सामान ले आओ, रॉ मटेरियल ले आओ, ठीक है। अभी मिस्टर एक्स के पास गए और मिस्टर एक्स ने बोला कि ना कोई पर्टिकुलर सामान जो है ना वो 1 लाख रुपए का है। ओके,
अब मिस्टर सी ने बोला कि ऐसा है, वैसे तो 1 लाख का है, ठीक है, बट क्या हम कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, फर्म से हम 1,50,000 ले लेते हैं और 25-25 डिवाइड कर लेंगे। तो ये इसने बात पे अग्री कर लिया। या हो सकता है एक्स ने सी को ये प्रपोज किया कि 1.5 लाख का कर लेते हैं और 50-50 25,000 ईच हम डिवाइड कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज पे काम किया मिस्टर सी ने? किया क्या? नहीं। तो क्या ये ड्यूटी अंडर सेक्शन 9 निभाई पार्टनर ने? नहीं। ध्यान ये देंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए ही काम होना चाहिए। अब मान लेते हैं मिस्टर सी को कोई सामान किसी और शॉप से, मिस्टर वाई से लेट्स से 90,000 का मिल सकता था, यहाँ से 1 लाख का मिल रहा, और उस बात पे उनको पता नहीं था, बट क्या उनके मन में ये था कि वो अच्छा करे? हाँ, देन इट इज फाइन। ठीक है। अब जस्ट एंड फेथफुल रहना पड़ेगा, उब्रमई फतेही हमने पढ़ ही लिया है। टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू द पार्टनर्स और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पार्टनर्स हमको एकदम सच बात बताएंगे, और मान लेते हैं कोई पार्टनर की डेथ हो गई है या व्हाट्सएवर इज द रीजन, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी सच बात ही बताएंगे, सारे अकाउंट्स देने पड़ेंगे। To render full information of all things affecting the firm to other partners or their legal representative, सब कुछ जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। Yes, are we clear about this? On the screen, section 9, general duties of partners. चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मैंने बता दिया ना, जैसे फर्म ने पार्टनर, दो ऑप्शन है, शॉप 1 शॉप 2। रॉ मटेरियल शॉप 1 से मिल रहा है लेट्स से 90,000 का, यहाँ से 1 लाख का। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज क्या बोलता है? यहाँ से लो। ठीक है ना जी। नेक्स्ट, in terms of section 9, partners are bound to carry on the business of the firm for the greatest common advantage, to be just and faithful. Greatest common advantage first pointer पढ़ा हमने, just and faithful another pointer पढ़ा, true accounts देने हैं खुद सारे पार्टनर्स को भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, और जो भी फॉर्म को चीज़ें इफेक्ट करने वाली हैं वो सारी बातें भी बतानी होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बातें सेक्शन 9 के अंदर इन फॉर्म ऑफ चार्ट पढ़ा है, तो इसको जैसे हमने पढ़ा है एंड इट इज गुड टू गो। ठीक, चलिए। अब ड्यूटीज टू इंडेमनीफाई द लॉस कॉज बाय फ्रॉड। अब अगर मिस्टर सी ने एक तरीके से फ्रॉड किया था ना, 25,000 में बांट लिए। अब अगर ये बात पता चलती है फर्म को, फर्म को लॉस हुआ, तो यहाँ पर जिस बंदे ने फ्रॉड किया है उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मेक गुड फॉर लॉस करना पड़ेगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बहुत अच्छे से इंडेमनिटी पढ़ कर आए हैं। अगर आप, वैसे फ्रॉड हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप फ्रॉड थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं जस्ट फॉर पर्सनल नॉलेज, तो आप सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स पर सीएमए फाउंडेशन अपलोड हुई हुई है, आप वहाँ पर जाकर फॉर पर्सनल नॉलेज चेकआउट कर सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में सेक्शन 18 सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉड के बारे में बातचीत करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ड्यू टू अ पार्टनर, लेट्स से किसी फर्म को लॉस हुआ, ठीक है, वो लॉस फ्रॉड के कारण हुआ था, बिकॉज उसका एजेंडा ही डिसीव करना था, उसका एजेंडा था धोखा देना, डिसीव करना, उसे हम बोलते हैं फ्रॉड अंडर सेक्शन 13, 14, 15, 17, अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैंडेटरली उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फॉर द लॉसेस कॉज टू द फर्म। बट लेट्स से यहाँ पर उसने फ्रॉड नहीं किया, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई उससे, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया। मिस्टेक के बारे में सेक्शन 20, 21, 22 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अगेन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप चाहे तो सेशन 9 और 10 ऑन माय चैनल सेम में दिशा दो, आप चेकआउट कर सकते हैं, सेम में फाउंडेशन लॉ का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, आप चाहेंगे तो आई विल ऑल्सो शेयर अबाउट इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, सेम में दिशा दो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर गलती करी है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट,
जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी से गलती से भी गलती हुई है तो वही ध्यान रखेगा, तो यस दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, यू विल स्टिल हैव टू इंडेमनीफाई द लॉस टू द फर्म। बट मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नहीं सब लोग म्यूचुअली कर लेंगे, अगर गलती हो गई है देन दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। इसलिए सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डिटरमाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर, किसकी क्या ड्यूटी है किसकी क्या राइट्स है, सेक्शन 11 बात कर रहा है। जैसे सेक्शन 9 में हमने बात करी जनरल ड्यूटीज के बारे में, सेक्शन 11 में हम राइट्स और ड्यूटीज दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान ये रखेंगे कि अगर कुछ एक्ट में लिखा हुआ है हम उसके अगेंस्ट जाके बात नहीं कर सकते। अगर लिखा है कि प्रॉफिट सारे पार्टनर्स के पास जाना चाहिए, तो अगर कि नहीं इस बंदे को हम प्रॉफिट तो नहीं देंगे, देन दिस इज नॉट हाउ यू कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। आप बेयर एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, अगर बेयर एक्ट ये बोल रहा है, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो ये बोल रहा है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप शेयर इक्वल है, देन इट इज फाइन। कुछ नहीं लिखा है ना, अब मान लेते हैं लिखा हुआ है कि मेरा परसेंटेज 70 है, बाकी दोनों का 15-15% है, ओके, तो इस दैट इज फाइन। बट अगर प्रोविजन ये बोल रहा है कि किसी बंदे को हम मना नहीं कर सकते कि आप डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी पार्टनर को आप मना नहीं कर सकते कि वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो यस यू विल हैव टू फॉलो दैट। देयरफॉर यू कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन होगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो मान लेंगे सब लोग ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब वर्ड्स में लिख कर भी हो सकता है, बोल कर भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या फिर इम्प्लाइड बाय योर बिहेवियर भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उसमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा, सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 11 में हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़ रहे हैं। ओके, अब राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की कि वो बिजनेस में अपना कंडक्ट कैसे करें, ऑफ कोर्स इट विल बी सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वैसे तो प्रॉफिट इक्वल होगा अगर कुछ नहीं बता रखा है तो, बट अगर लिखा हुआ है कि हम ऐसे करेंगे तो ऑफ कोर्स वैसे ही करेंगे, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमारा एक्ट कुछ बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आप किसी को डिसीजन मेकिंग से नहीं मना कर सकते, ठीक है, जैसे आप किसी को प्रॉफिट लेने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई पार्टनर, एग्जाम्पल कोई पार्टनर डोरमेंट हो या स्लीपिंग हो, कि बस मैं पैसे दूंगा और प्रॉफिट में हिस्सा भी लूंगा, बट मैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, किसी को लेट्स से मेरे बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है प्रोविजन। तो उस पार्टनर को डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, एंड देयरफॉर इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। वैसे बाकी सारे पार्टनर्स को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, डिसीजन लेने का हक है। मान लेते मैं डोरमेंट पार्टनर नहीं हूँ तो मैं आई एम अलाउड, दिस इज माई राइट, नोबडी कैन स्टॉप मी, एंड इफ समबडी स्टॉप्स मी आई कैन सू। ठीक है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस में आपको कोई ड्यूटी दे रखी है भैया कि ये टेक्निकल काम आप देखेंगे तो आपको देखना होगा। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द बिजनेस मैटर्स। यहाँ पे बिजनेस कर तो सकते ही है, अपना डिसीजन अपना अपना जैसे मान लेते हैं कोई कह रहा है कि इस वाले बंदे कोई किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बंद करना है, लेट्स से पार्टनरशिप हम, मैं बोल रही हूँ 10 पार्टनर, मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं करना, भैया मेरी बात सुननी पड़ेगी। करेंगे नहीं करेंगे ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डिसीजन मेरी सुननी तो होगा। ओके,
चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मान लेते हैं हम जूतों का बिजनेस करते थे, अब हम मछली का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा। क्या हमें ये सब कुछ रटना है? नहीं, बट क्या हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए? बिल्कुल। वाई? बिकॉज यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत प्यार से पूछे जा सकते हैं। 2-3 बारी पढ़ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी राइट नहीं है, इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है, तो आप उनको अकॉर्डिंगली चूज भी कर पाएंगे। ठीक। अब every partner and his duly authorized agent has the right to have access to inspect take copy of the firm। यहाँ से MCQ प्रीवियस ईयर में भी बना है और मैं आपके साथ जब मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करूंगी वहां पर भी दिखाऊंगी। मतलब वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि सारे पार्टनर्स, ज़रूरी नहीं सारे पार्टनर्स को आपको इन्वेस्टिगेशन कर सके, उसके लिए स्पेशल राइट लगेगी, नहीं भैया सब कर सकते हैं, खुद तो कर ही सकते हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो नहीं आ सकता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी फॉर्म के लिए आ सकता है और एक्सेस भी कर सकता है। These were all the rights and duties in the conduct of business। ठीक है। अब सेक्शन 13 क्या बोल रहा है? हमने सेक्शन 4 देखा, हमने सेक्शन 9 देखा, हमने सेक्शन 11 देखा, हम सेक्शन 13 देख रहे हैं। एंड अगेन इट इज ऑल सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। सारे पार्टनर्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक एनी रेम्युनरेशन टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है। बट अगेन क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 3 पार्टनर्स हैं और हम हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी उठाएंगे अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट तो जो हमारा रेशियो है उसमें डिवाइड करेंगे, बट 50,000 रुपए हम लोग सैलरी लेंगे। तो यस दैट कैन हैपन, बट इन जनरल कोई रूल नहीं है कि रेम्युनरेशन देना ही होगा। ठीक। both P&L should be shared equally amongst partners। again it is subject to the contract। वैसे तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल होगा, बट मान लेते हैं लिखा हुआ है कि ये 60% लेगा, ये 25% लेगा और ये 15% लेगा, तो यस दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके। Where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits। मान लेते हैं हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था वहाँ लिखा हुआ था कि अगर हमने कोई लोन कैपिटल डाला हुआ है, इस बिजनेस में पैसे डालते हैं, पूंजी डालते हैं, कैपिटल डाला हुआ है, तो उस पर हमको लेट्स से 6% के हिसाब से एनुअली रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बट ये रिटर्न तभी मिलेगा जब प्रॉफिट्स हुए हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हुए हैं तो भैया जी आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस मैंने यहाँ पर हार्ट आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। ठीक ना। Partners making for purpose of business any payment or advances beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to the interest thereon at रेट ऑफ 6% पर एनम। अब यहाँ पर प्रॉफिट का एक एंगल नहीं है, यहाँ पे हमने बोला था सिर्फ प्रॉफिट में से ही देना है। अगर हमने जो कैपिटल डाल रखी है उसमें प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी अग्री कर रखा है तो, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेट्स से मैंने बोल रखा है कि ये 3 पार्टनर्स हैं, बोला कि 1-1 लाख रुपए पूंजी डालेंगे, कैपिटल डालेंगे। अब 1 लाख से ज़्यादा लेट्स से मिस्टर ए ने या मैंने पैसे डाल दिए हैं बिजनेस में, क्योंकि कोई एडवांस देना था, कोई पेमेंट देनी थी, लेट्स से 60,000 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाले, तो ये 60,000 पे यस मुझे 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा एनुअली। ये इंपॉर्टेंट है फिर से, इट इज बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। एम आई क्लियर? Are we good? And if there is any doubt here, let me know in the comment box, or you can also connect with me on CMA Disha Dua Telegram group. ठीक। Now, firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him। let's say आप और मैं पार्टनर्स हैं, आप गए थे कुछ सामान लेने अपने हमारे बिजनेस के लिए और वहाँ पे आपने पेमेंट दे दी, भैया फर्म को ये पैसे आपको देने होंगे, आप अपनी जेब से थोड़ी ना खर्चा करते रहेंगे। ठीक बात है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, अब बात करते हैं अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। कहानी सुना देंगे और अब आपको इसका आंसर देना होगा। जिस्ट ये बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मान लेते हैं फर्म का एक ऑफिस है, वो सिर्फ फर्म के काम के लिए ही आप यूज कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज सो अग्रीड।
अगर मान लेते हैं एक फर्म है आपकी, मेरी और लेट्स से XYZ 3 पर्सन और हैं, 5 लोगों ने फर्म बना रखी है। अब हम सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करते हैं, रात को 8 से 9 मैं क्लासेस लेती हूँ इस ऑफिस में से, और इस बात पे सबने एग्री कर रखा है, देन इट इज फाइन। अदरवाइज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड नथिंग एल्स। आर वी क्लियर? The property of the firm includes all properties, right in properties, जो कि ओरिजिनली ली थी फर्म ने, या बाद में भी मान लेते हैं फर्म शुरू होने के बाद कुछ प्रॉपर्टी ले ली है, परचेज के थ्रू, हायर परचेज के थ्रू, whatsoever is the means, by the firm for the purpose of business of the firm and includes also the goodwill of the business. Unless the contrary intention appears, the property acquired by the partners from the fund of the partnership firm is deemed to be property of the firm. किसी पर्टिकुलर पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर पार्टनरशिप फर्म के पैसों से कोई सामान खरीदा गया है, कोई प्रॉपर्टी ली गई है, तो वो पार्टनरशिप फर्म की ही है, इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल इंक्लूडेड। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बट अगर क्वेश्चन ट्रिकी बनता है, अगर इफ ट्रिकी क्वेश्चन कम्स जहाँ पे एक्चुअली में आपकी नॉलेज चेक करना चाहेगा एग्जामिनर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अनलेस एग्जाम्पल, लेट्स से द पार्टनर्स हैज डिसाइडेड टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एंड गिव इट टू अ पार्टनर टुवर्ड्स हिज लॉन्ग ड्यू रेम्युनरेशन। किसी पार्टनर की बहुत समय से पैसे नहीं दिए थे, प्रॉपर्टी खरीदी पार्टनरशिप फर्म से, दे दी। यस, दैट कैन हैपन। Again, it is all subject to the contract. ठीक है। The property of the firm has to be held in use for partners exclusively for the purpose of the business. However, the partners can decide to use the property by mutual consent. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर बाकी चारों पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा कि शाम को मैं इसी प्रॉपर्टी पर क्लासेस लेना चाहती हूँ। अगर नहीं अग्री करेंगे, कोई भी मना कर देता है, yes, it cannot happen. ठीक, चलिए, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। एक बात बताइए, क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अगर पार्टनर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट इज हाउ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 रिस्ट्रेन द माइनर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष अंडर सेक्शन 11, हम पढ़ कर आए हैं सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, है ना। तो माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता है, बट क्या किसी पार्टनर को या किसी माइनर को हम पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए ला सकते हैं? हाँ, वो लाया जा सकता है। अब क्या होगा, मान लेते हैं कोई माइनर है, वो बेनिफिट्स तो ले रहा है किसी फॉर्म से, अब वो माइनर एक दिन मेजर बनेगा, फिर क्या होगा? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो हॉट सेलिंग केक है, मतलब जहां पर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होगा वहां पे इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आइए समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारी करीना जी हैं और ये हमारे सैफ जी हैं, ठीक है। इनकी फर्म थी SK खान, ठीक है, इनकी फर्म का नाम था। इन्होंने क्या किया, अपने बेटे तैमूर को, तैमूर जो है वो अभी माइनर है, ये तो माइनर है ना, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर लिया, ओनली फॉर बेनिफिट। अगर मान लेते हैं फॉर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी एटसेट्रा आ जाती है, तो तैमूर का कोई यहाँ पर रोल नहीं रहेगा, अनलेस एंड अनटिल ही हैज सम प्रॉफिट इन हिज हैंड, जो देने हैं। मान लेते हैं इन दोनों के हाथ में पैसे खत्म हो जाते हैं, इसका प्रॉफिट का हिस्सा पड़ा है जो फॉर्म से ही कमाया है, वो दिया जा सकता है, ठीक है। बट ये पर्सनली लायबल कभी भी नहीं होगा, माइनर विल नेवर बी पर्सनली लायबल। A minor has a right to share the property and profits of the firm as may be agreed upon by the partners, and the minor can have access to the accounts of the firm. As explained earlier, the partners of the firm are personally liable for all the liabilities. However, only the minor's share is liable for the acts of the firm, but not the minor personally. Minor personally कभी भी liable नहीं होगा. Okay. The minor may or may not take legal action against the partners for the payment of his share of the property or the profits except when severing, मतलब मान लेते हैं कोई माइनर है, वो अलग हो रहा है ना, सीवर हो रहा है, एंड कर रहा है अपना कनेक्शन विद द फर्म। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30
अब बट हम सेक्शन को याद नहीं कर रहे हैं, ये वाले सेक्शन को, जो सेक्शन मैंने आपको बताया था मैंने आपके साथ ऑलरेडी कर दिया है। सेक्शन 30 सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? सच माइनर में नॉट सू द पार्टनर्स फॉर द अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म save when serving his connection with the firm, and in such case the amount of his share shall be determined by the valuation as far as possible in accordance with the rules contained in section 48. तो अगर माइनर वैसे तो सू करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है, बट मान लेते हैं एंड कर रहा है अपने कनेक्शन इस फॉर्म के साथ तो सू कर सकता है, बट वैसे करेगा जैसे सेक्शन 48 बोल रहा है। ये सेक्शन हमें लर्न नहीं करना है, ठीक है। अब ये माइनर, जो ये माइनर था पहले, अब वो मेजर हो गया है, ठीक है। नाउ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 प्लस, 18 ईयर का हो गया है। अब क्या ये पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिपेंड करेगा। अब क्या बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं जिस दिन ये 18 वर्ष का हुआ उस दिन के 6 महीने के अंदर या फिर और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग द नॉलेज, मान लेते हैं इसे पता ही नहीं था कि पार्टनर जैसा एडमिटेड है या बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर जैसे एडमिटेड है, तैमूर जो है 18 वर्ष के हो गए, उन्हें पता ही नहीं था कि वो पार्टनर जैसे एडमिटेड है। अब उन्हें पता चला, लेट्स से 1 साल बाद पता चला है, 6 महीने, या फिर जब उसे पता चला है कि वो पार्टनर है, ओके। इन दोनों से जो भी लेटर है तब से मान लिया जाएगा कि ये पार्टनर है। और एक बार ये आप मेजर हो जाते हो और आप पार्टनर हो तो आप पर्सनली लायबल भी हो जाते हो। कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे मेरे साथ साथ, प्यार से एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ। मान लेते हैं ये है राम, ठीक है, ये माइनर थे। So when he was minor, he was only admitted for the benefit of the admitted only for benefits. जब तक माइनर थे तब तक वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही एडमिटेड थे, ठीक है। अब मान लेते हैं he has now attained majority, he has become a major, अब ये 18 वर्ष के हो गए हैं। तो अब जिस दिन ये 18 वर्ष के हुए हैं उस दिन से या तो 6 महीने के अंदर या फिर जब इन्हें पता चलता है his knowledge of the fact that he was a partner or admitted for benefits of a partnership firm, इन दोनों में से जो भी लेटर विच एवर इज लेटर, यहाँ पे भी बेनिफिट किसको दिया जा रहा है, माइनर को ही दिया जा रहा है। यहाँ से इन्हें बताना पड़ेगा, इसके अंदर इस टेन्योर के अंदर इन्हें बताना पड़ेगा कि पार्टनर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक बार ये समय बीत जाता है, 6 महीने आफ्टर बिकमिंग अ मेजर, और व्हेन ही comes to know the fact that he was admitted for the benefit of the partnership firm, जो whatsoever is later, let's say 6 months or 1 year, तो 1 year, 4 months और 6 months, तो 6 months, whatsoever is later, okay। यहाँ इनको बताना पड़ेगा, he will have to give his consent कि वो पार्टनर बनना चाहते हैं या नहीं। मान लेते हैं समय ओवर हो गया और इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये टाइम जो है इज ओवर एंड ही डिड नॉट, जो माइनर अब मेजर हो गए हैं उन्होंने नहीं बताया कि वो पार्टनर बनना चाहते हैं या नहीं, तो अब उन्हें हम मान लेंगे, ही विल बी डीम्ड। इन्होंने बताया नहीं, ठीक है, मेजर बनने के बाद बताया नहीं और टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो हम इन्हें मान लेंगे, ही विल बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर। और जब कोई पार्टनर बन जाता है तो उसकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नॉट ओनली फ्रॉम टुडे बट पीछे जब से वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिटेड थे तब से वो सारे पैक्स के लिए लायबल हो जाएंगे।
So me being a cost management accountant, or if you seek any professional advice from a lawyer or a chartered accountant or a company secretary, तो ऐसा suggest किया जाता है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा बट मैं आपको बता रही हूँ पर्सनल नॉलेज के लिए, अगेन सजेस्ट किया जाता है कि अगर कोई माइनर है तो पहले तो वो मना कर दे कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है, और अगर आप बनना चाहते हो तो बाद में लेटर आप ओके कर लीजिए। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं मना नहीं करते हो तो आप पीछे से रेट्रोस्पेक्टिवली आप लायबल हो जाते हो। देयरफॉर आप मना कर दो और फिर बाद में ओके कर लो, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। चलो, लीगल पोजीशन आफ्टर माइनर अटेन्स मेजॉरिटी, सेक्शन 30 सबसेक्शन 5 इसके बारे में बात कर रहा है। वैसे सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 में माइनर के बारे में बात है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 5 ये सेक्शन नहीं भी लर्न होंगे तो इट इज फाइन। ये स्टिपुलेट करता है दैट एट एनी टाइम विद इन 6 months of attaining a majority or of his obtaining the knowledge that he has been admitted for the benefit of partnership, whichever is later, the minor partner who has attained majority may give public notice informing whether he has elected to become a partner or not. This notice determines his position as regards to his firm. कैसे नोटिस देना होगा? न्यूज़पेपर में, उस एक तो इंग्लिश भाषा में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में। मतलब मान लेते हैं गुजरात की फर्म है तो गुजराती न्यूज़पेपर में, मान लेते हैं पंजाब की फर्म है तो पंजाबी न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा कि वो पार्टनर है या नहीं है। अगर है तो पीछे से लायबल हो जाता है, बोल देता है नहीं है तो यस उसकी लायबिलिटी खत्म, उसकी कोई लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई है, ठीक है। बट ये टाइम याद रखेंगे। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्या पार्टनर रिटायर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कंसेंट हो सकता है सारे पार्टनर्स का कि हाँ चलो वी आर फाइन इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर कि भैया 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे लेट्स से, या फिर विद द पार्टनरशिप इज एट विल, नोटिस दीजिए और खत्म बात, ठीक है। द रिटायरिंग पार्टनर एंड अदर पार्टनर शैल बी लायबल एज पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज any act done by any of them which would have been act of the firm if done before the retirement until the public notice is given of the retirement। मान ले ये जैसे हमने मेजर वाला बात करी ना, वैसे ही कोई बंदा मान लेते हैं रिटायर तो हो गया बट उसने लोगों को नहीं बताया, लोगों को सपने नहीं आएंगे, आप लायबल हो। जैसे मान लेते हैं आप रिटायर हो गए तो आपको इसका भी नोटिस देना पड़ेगा, मैं रिटायर हो गया। जिस दिन से आपने नोटिस दे दिया उस दिन से आपकी लायबिलिटी खत्म। मान लेते हैं आप रिटायर हो गए, ठीक है, आप काम ही नहीं कर रहे हो बट कुछ काम चलता जा रहा है, कुछ धोखाधड़ी हो रही है, लायबल हो आप। You have to give, when you retire you have to give public notice of it, otherwise you will still be deemed to be a partner and you will still be personally liable, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, फिर क्या होगा? ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई पार्टनर है जिसको एडजुडिकेट कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ वो इंसॉल्वेंट है, ही सीजेस मतलब ही स्टॉप्स टू बी अ पार्टनर फ्रॉम दैट डेट, जिस दिन से डिक्लेयर हुआ है कि वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर मे और मे नॉट डिसॉल्व द फर्म। हो सकता है कि कोई एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म ही डिसॉल्व हो जाए, अगर मान लेते हैं इस तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। बट मान लेते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि किसी एक बंदे के आने जाने से फर्म बंद नहीं होगी, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, इसलिए मे और मे नॉट लिखा हुआ है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हर बात, हर कॉमा, हर अपॉस्ट्रॉफी, हर मे, हर शुड, हर चीज का मतलब है, ठीक है। इफ द फर्म is not dissolved pursuant to a contract upon adjudication of a partner, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। द स्टेट ऑफ द पार्टनर सो adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is also not liable। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि फर्म चलती रहेगी तो फर्म की भी लाइबिलिटी नहीं है, और मान लेते हैं उस पार्टनर की जो एस्टेट है, प्रॉपर्टी है इस फर्म से, वो भी लायबल नहीं हो, ठीक है। डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेशन इज मेड। और ऐसे ही बंदा तो पार्टनर ही नहीं रहेगा जिस दिन से इंसॉल्वेंट हो गया, तो बात ही खत्म हो जाती है। ओके, आर वी क्लियर? प्लीज रीड दिस वंस and you will be sorted with this topic,
ठीक है। अब डिसोल्यूशन, फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, डिसोल्यूशन हो सकता है फॉर्म का, या फिर पार्टनरशिप का ही डिसोल्यूशन हो जाएगा। दोनों ही तरीके से डिसोल्यूशन पॉसिबल है ना। मान लेते हैं डिसोल्यूशन, आई थिंक दिस इज रॉन्गली एडेड, ठीक है, कंपनी के बारे में, क्योंकि ये डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, फॉर्म के फॉर्म को डिसॉल्व कर दो, या पार्टनरशिप एट विल है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, टाइम के साथ से पार्टनरशिप है, तो वैसे भी डिसॉल्व किया जा सकता है। डिसोल्यूशन इज पॉसिबल बोथ ऑफ द वेज, ठीक है। अब वैसे तो देखो मैं आपको बताती हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म is not compulsory, not mandatory, it is not compulsory, इसका पर एक्सेप्शन है, except in the state of महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कंपलसरी है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना, एंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इन दोनों स्टेट्स में कंपलसरी है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना। ठीक है, तो मैम क्या लोग रजिस्टर कराते हैं कि नहीं कराते हैं, वो डिपेंड करेगा, बट कुछ प्रिविलेजेस आपको नहीं मिलते हैं अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो। क्या है वो, आइए इनको समझ लेते हैं, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन जब आप नहीं कराते हैं तो क्या इफेक्ट है इसका, इसका इफेक्ट ये है कि आप सू नहीं कर सकते हो। मान लेते हैं ABC 3 पार्टनर्स हैं, ABC पार्टनरशिप फर्म है, तो आप जब थर्ड पार्टी से सू नहीं कर पाओगे, कैन नॉट, बट थर्ड पार्टी सू कर सकती है आपको भी और फर्म को भी, अनरजिस्टर्ड फर्म को भी और पार्टनर्स को भी। अगर 100 रुपये से कोई ज्यादा लेना देना है, मतलब मैंने आपके 100 रुपये देने हैं और आपने मेरे 500 रुपये देने हैं, तो 400 रुपये का सेट ऑफ होगा ना, कि मैं आपके 400 रुपये दे के बात खत्म करूं। आपने मेरे 100 रुपये देने हैं, मैंने आपके 500 रुपये देने हैं, तो मैं आपके 400 रुपये दे के बात खत्म कर सकती हूँ। बट इफ अ फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, आप ये नहीं कर पाओगे, 100 रुपये से ज्यादा का जो अमाउंट है उसे सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। And partners cannot file suit against unregistered firm or other partners except, इसका exception है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब मान लेते हैं कोई फर्म है जो रजिस्टर्ड नहीं है बट वो फर्म डिसॉल्व हो रही है, तब पार्टनर्स फर्म को भी सू कर सकते हैं और बाकी पार्टनर्स को भी। ओके, डिसोल्यूशन और फॉर द अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज और हर शेयर ऑन डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो सकता है। And with this we are done with Indian Partnership Act 1932. Thank you. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज डन। ठीक है, हमारे सब पार्ट्स में चैप्टर दिया हुआ है, बट गाइज बिलीव मी आई हैव कवर्ड इट ऑल फॉर यू, एंड आई विल बी आल्सो डूइंग MCQs विद यू इन सून कमिंग MCQ बैच, तो आप ऑल सॉर्टेड हो। जस्ट स्टे विद मी टिल द एंड, आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स विद यू ऑन CM with दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए, एंड विल सून बी शेयरिंग द लिंक विद यू फॉर JIB CIB prep app also. ठीक है, we are working very hard on it vigorously in the background, so you will be soon be able to reap the benefits of all the work that is happening behind the scene. But for now let's continue to work, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं, साथ मिलके पढ़ते हैं बढ़ते हैं। Till then, this is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.